Hello students, myself Mr. SS Singh, SST educator. Today I am going to teach you the French Revolution. बेटा आपके मन में ये बात आती होगी कि why we are studying this French Revolution? What is the need of studying the French Revolution? तो let me tell you the idea of liberty, ये जो आज हमें फ्रीडम या इक्वालिटी जो मिली है, मेरे कहने का मतलब ये है कि समाज में आज सभी वर्ग के लोग इक्वल राइट्स सबके पास है. वी ऑल आर फ्री, वी ऑल हैव फ्रीडम. लेकिन एक समय हुआ करता था, एक ऐसा भी समय था जब इस प्रकार की फ्रीडम या इस प्रकार की इक्वालिटी यानी कि समाज के सभी वर्ग के लोग समान नहीं हुआ करते थे. सम पीपल और ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ए ग्रुप ऑफ सोसाइटी एंजॉयड मोर प्रिविलेजेस. ओके, सम पीपल एंजॉयड मोर फ्रीडम, लेकिन बाकी लोगों के पास वो फ्रीडम, उतनी स्वतंत्रता नहीं थी, उतने प्रिविलेजेस नहीं थे. तो आज हम इस चैप्टर के द्वारा यही समझेंगे कि ये जो समानता आई है समाज के सभी वर्ग में, समाज के सभी वर्ग के लोग जो इक्वल राइट्स एंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ. तो बेटा इस लिबर्टी के लिए या इक्वालिटी के लिए अलग अलग जगहों पर पीपल स्ट्रगल्ड लॉट, दे रिवोल्टेड, और उन्हीं सारे रिवोल्ट में से एक रिवोल्ट या आप कह सकते हो एक रेवोल्यूशन फ्रांस में भी हुआ. दैट इज़ वाई टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड अंडरस्टैंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन. अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो ऐसा नहीं है कि पहले शुरू में ही इन द बिगिनिंग ओनली दे स्टार्टेड फाइटिंग फॉर इक्वालिटी और फॉर फ्रीडम. शुरू में उनकी जो नीड्स थी दैट वाज डिफरेंट एंड दे फॉट, दे स्ट्रगल्ड फॉर दैट थिंग. जो उनकी नीड थी, जो ज़रूरत थी, उसके लिए लड़ रहे थे. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस रेवोल्यूशन changed and they started demanding freedom, equality. So today we are going to understand the situation of France. What happened? अब मैं आपको 1789 की बात बताऊंगा. फ्रांस में 1789 में क्या हुआ और स्पेशली 14 जुलाई को क्या हुआ. In fact, in 1789, there was chaos in the city of Paris. फ्रांस में बेटा एक उसकी जो कैपिटल है पेरिस, वहाँ पर उस शहर में क्या हुआ, लॉट ऑफ अपरोर, chaos, काफ़ी हो हल्ला हो रहा था, लोग कन्फ्यूज़न में थे. इवन द सिटी वॉज ऑल्सो इन ए स्टेट ऑफ लॉर. हाँ, तो हुआ क्या, ये इस तरीके की र्यूमर फैल गई कि किंग इज़ गोइंग टू आस्क हिज आर्मी टू ओपन फायर अपॉन इट्स सिटीजन्स, अपॉन द सिटीजन्स. और इन सब के कारण से क्या हुआ, around 7,000 people, they gathered, they came where, in front of the town hall. जो उनका टाउन हॉल था उसके सामने करीब 7,000 लोग, जिसमें मेन और वीमेन सब थे. they gathered over there and then they formed people's militia. दे फॉर्म्ड पीपल्स मिलिशिया. बेटा इस टर्म को आप जो है अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, यू कैन राइट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, पीपल्स मिलिशिया. दे फॉर्म्ड पीपल्स मिलिशिया और उनका
जो एम था वो क्या करना था, एक किंग का कैसल था जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्ट्रेस प्रिजन, फोर्ट्रेस प्रिजन, और उस फोर्ट्रेस प्रिजन का नाम था बैस्टिल, बैस्टिल। तो बहुत ही इनफेमस कैसल आप कह सकते हो, फोर्ट्रेस कह सकते हो। क्यों? क्योंकि लोगों को मालूम था कि इसमें बहुत सारे आर्म्स और अम्यूनिशन हैं, इसमें बहुत सारे लोग बंदी बना करके रखे हुए हैं। पीपल थॉट दैट मेनी पीपल आर imprisoned in that fortress. The name of that fortress was Bastille. That is why people they attacked. In this slide you can see I'm talking about the condition of Paris. The year was 1789. In 1789 the date was 14 July, when people gathered in front of the town hall and formed people's militia. तो बेटा उनके मन में एक घृणा थी। किसके खिलाफ घृणा थी? जो वहाँ के किंग का एक फोर्ट्रेस था जिसका नाम था बैस्टिल, द बैस्टिल। Why people hated Bastille? Because it stood for the despotic power of the king. Bastille stood for the despotic power of the king. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लोगों के मन में जो वहाँ का फोर्ट्रेस प्रिजन बैस्टिल था, जो बैस्टिल कैसल था, उसके खिलाफ लोगों के मन में घृणा क्यों थी? तो पीपल हेटेड, लोगों के मन में घृणा थी इस फोर्ट्रेस के खिलाफ, इस कैसल के खिलाफ। क्यों? क्योंकि लोगों को मालूम था कि यहाँ पर सीधे साधे लोगों को बंदी बना करके रखा जाता है, एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ आर्म्स एंड ammunitions are kept over there, and people thought the king's power is operated from there only. So in fact this castle Bastille stood for the despotic power of the king. You know what is the meaning of despotic? निरंकुश, जो राजा का निरंकुश शासन था, शक्ति थी, पावर थी, वो यहीं से चलती थी। इसलिए लोगों के मन में जो है इस कैसल के खिलाफ, इस फोर्ट्रेस के खिलाफ घृणा थी। उसके बाद क्या हुआ? लोगों ने क्या कर दिया? बैस्टिल पर अटैक कर दिया। दे स्टॉर्म्ड बैस्टिल। यहाँ पर मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों ने बैस्टिल पर अटैक किया, और देखते ही देखते उसके परखच्चे उड़ गए, कैन से इट। एंड नॉट ओनली दिस, आफ्टर अटैकिंग द रिमेन्स ऑफ दैट फोर्ट्रेस वाज सोल्ड। जो डिमोलिश होने के बाद जो स्टोन्स वगैरह, जो फ्रैगमेंट्स थे, उसके जो अवशेष थे, उसको लोगों ने क्या किया? मार्केट में ले गए और मार्केट में ले जा कर के बेच दिए, बेचना चालू कर दिए। और लोगों ने उस अवशेष को, उसके पार्ट को, टूटे हुए हिस्से, स्टोन्स वगैरह जो उसके निकले हुए थे, उसमें से निकले हुए थे, उसको भी, उस डिस्ट्रक्शन को भी, टूटे हुए पत्थरों को भी खरीदना चालू कर दिया, खरीद लिया। क्यों? जस्ट दे विश्ड टू कीप एज ए सोवेनिर ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट बैस्टिल। वो जो बैस्टिल का टूटा हुआ पार्ट था, उसको भी एक यादगार, एक स्मारक के रूप में अपने घर में रखना चाहते थे, कि हमारे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि किस प्रकार से लोगों ने ये जो निरंकुश या जो डिस्पोटिक पावर का सिंबल था बैस्टिल, उसको कैसे लोगों ने तोड़ दिया, उस पर अटैक किया, उसको तहस नहस कर दिया। इस यादगार के रूप में, स्मारक के रूप में उसके अवशेष को लोगों ने
खरीदा। देन बेटा आई विल टेल यू इन दिस स्लाइड वाई पीपल वर प्रोटेस्टिंग डेमोन्स्ट्रेटिंग, लोगों में राजा के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों था। अब आप कहेंगे सर आप राजा कह रहे हो लेकिन राजा का नाम तो बता ही नहीं रहे हो। तो बेटा दैट टाइम द किंग ऑफ फ्रांस वाज लुई 16। चलो उसके बारे में तो हम अगले वाले स्लाइड में काफ़ी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम लोगों के मन में जो गुस्सा था, जो उनके मन में हेट्रेड था, जो नाराज़गी थी, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो पीपल वर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट और विद द किंग, आई कैन से विद द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। वाई? बिकॉज किंग वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ ब्रेड। आपको मैं बताऊं, फ्रांस का जो स्टेपल फूड था वो था क्या? ब्रेड। जैसे अपने यहाँ लोग अपने किचन में चपाती बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, ऐसे फ्रांस में नहीं होता था। वहाँ पर लोग क्या करते थे, बेकरी वाले से बना बनाया ब्रेड लेते थे। एंड लेट मी टेल यू, द प्राइस ऑफ ब्रेड वाज इंक्रीजिंग शार्पली। जो ब्रेड की प्राइस थी, कीमत थी, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एंड किंग वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल इट, एंड दैट इज़ वाई पीपल दे वर नॉट हैप्पी, एंड देयरफॉर दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। इसके अलावा एक चीज़ और है, एक घटना और थी। वो क्या थी? इंक्रीज इन टैक्स। किंग वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्स। कारण क्या है इसके पीछे का जो कारण है उसके बारे में बताऊंगा आपको। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस देखते हैं कैसा था उस समय का। बट बिफोर दैट, नाउ लेट मी, टाइम हैज़ कम, नाउ आई शुड एक्सप्लेन यू अबाउट द किंग ऑफ फ्रांस। सो इन 1774 the France was ruled by a king, his name was Louis 16। हालांकि स्पेलिंग आप जो देखेंगे उसमें लुइस लगेगा, बट इट इज प्रोनाउंस्ड एज Louis 16। So Louis 16 was the king of France. He became the king of France in which year? He became the king of France in 1774. So Louis 16 became the king of France in 1774, and that time his age was only 20 years. So he was 20 years old, and he was from Bourbon family, and he married at the age of 20 only. He married to Princess Mary Antoinette. She was the princess of Austria. She was Austrian princess. So Louis 16, king of France, married to Mary Antoinette when he was only 20 years. So at the age of 20 years he became the king of France, and he married to Mary Antoinette, who was the princess of Austria. And then what happened when Louis 16, the king of France, became the king in 1774? What he found? He found the treasury of France was empty. ट्रेजरी, जो फ्रांस का कोष था, जहाँ पर फ्रांस का धन इकट्ठा रखा जाता था, द ट्रेजरी was empty. The treasury of France had become empty. Why? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक तो मैंने यहाँ पर लुई 16 के राजा बनने का डेट बताया, ही बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस इन 1774, इंपॉर्टेंट डेट ये है। और दूसरा कि वाई द ट्रेजरी ऑफ फ्रांस बिकेम एम्प्टी। तो इसके कारण के बारे में आपको मैं बताऊंगा, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। बेटा व्हाट हैपेंड, फ्रांस वाज इंगेज्ड इन वॉर
and it was engaged in war for long years. It was fighting war against England because let me tell you, there were 13 colonies in America. They wanted to they wanted to become free from Britain. So France was helping those 13 colonies of America. So its resources were draining out. The resources of France were draining out. उसकी जो उसके रिसोर्स थे धीरे धीरे वो समाप्त हो रहे थे. This was one reason, that long years of war was one reason. The second reason was what? Extravagant port, too much expenses which was incurred to maintain the court of France, which was located at the Palace Versailles. ठीक है, तो जो वहाँ का पैलेस था उसका नाम क्या था? वर्साइल्स. आप यहाँ पर देखें, जो उनका पैलेस था वर्साइल्स, वहाँ पर एक कोर्ट था. उस कोर्ट को मेंटेन करने में फ्रांस का बहुत पैसा खर्च हो रहा था. जो फ्रांस वॉर में लगा हुआ था ब्रिटेन के खिलाफ, उसमें उसका बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा था. द रिजल्ट ऑफ दिस वॉज फ्रांस हैड टू टेक लोन, और उसके ऊपर 2 बिलियन से भी ज़्यादा लिब्रे का डेट हो गया था, कर्ज हो गया था. सो फ्रांस was forced to take loan, and France took loan of more than 2 billion libra. Libra was the currency of France, which discontinued in the year 1794. 1794 तक ये जो है करेंसी चलती थी लिब्रे, और उसके बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया. तो दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, name the currency which prevailed in 1774 in France. तो आपको क्या बताना है? लिब्रे. लिब्रा वॉज दी करेंसी. वेल बेटा, अब हम ये देखेंगे कि चलो राजा के ऊपर तो बहुत सारा कर्ज हो गया, अब वहाँ का जो राजा लुई 16 था वो क्या चाहेगा? सीधी सी बात है कि वो अपने जो एक्सपेंसेस है उसको पूरा करने के लिए कोई उपाय करेगा, कुछ उपाय सोचेगा. तो राजा के पास, किसी गवर्नमेंट के पास उसके एक्सपेंसेस को चलाने के क्या उपाय होते हैं? टैक्सेस. या तो गवर्नमेंट खुद किसी चीज़ का प्रोडक्शन करे, कुछ अपने मिल्स फैक्ट्रीज वगैरह इस्टेब्लिश करे, और फिर या तो दूसरे तरीके से टैक्स लगा करके वो अपने इनकम को बढ़ा सकता है. तो किंग ऑफ फ्रांस ही डिसाइडेड टू इम्पोज और टू इंक्रीज टैक्सेस. अब ये जो टैक्स फ्रांस के लोगों पर लगता था, वो किस पर लगता था, किस पर नहीं लगता था? हु वर इम्पोज टैक्सेस, हु वर नॉट इम्पोज टैक्सेस? टू नो इट, what we have to study, first of all we have to see the structure of the society of France. So let me tell you beta, that time the French society was divided into 3 states. The French society was divided into 3 states. First state included clergy. वे क्लर्जी कौन होते थे? इसको हम हिंदी में क्लर्जी को क्या बोलते हैं? पादरी. तो आपने देखा होगा इंडिया में ब्राह्मण्स होते हैं, पुजारी होते हैं, जिनका काम मंदिर में पूजा पाठ कराना होता है. तो अपने यहाँ जैसे मंदिर के पुजारी होते हैं, वैसे उनके यहाँ चर्च हुआ करते हैं. तो चर्च में जो पुजारी होते थे उनको हम क्या बोलते हैं? वो क्या बोलते थे? क्लेर्जी. दिस बिशप्स एंड ऑल, दे वर नोन एज क्लेर्जी. दोज हु वर डूइंग द वर्क ऑफ चर्च, they were known as clergy. सेकेंड डिवीजन था, सेकेंड स्टेट था, जिसमें कौन आते थे? नोबिलिटी. सो फर्स्ट स्टेट was in first state clergy were included, in second state nobility,
was included. In first state, clergy was included. In second state, nobility was included. Now, who were the nobility? Who was the nobility? Those who came from the family of king, aristocrats. ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कुलीन लोग, ऊंचे घराने के लोग, राज घराने के लोग. ठीक है, जो राज घराने से, राजा, उसके रिलेटिव से जो संबंधित थे, those who were related to king and his family, they were included in nobility. और थर्ड स्टेट, उसके बाद कौन सा आता था, थर्ड स्टेट. इन दिस स्टेट बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, ये सब आते थे. इनके अलावा पेजेंट्स, आर्टिजन्स, स्मॉल पेजेंट्स, वर्कर्स, लैंडलेस लेबरर, सर्वेंट्स, ये सब आती थी. अब इनके बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमको समझना है कि टैक्स किसके ऊपर लगाया गया. तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द टैक्स वाज इम्पोज्ड ओनली ऑन द पीपल ऑफ थर्ड स्टेट. बेटा यहाँ ध्यान से आपको इस बात को सुनना है, समझना है कि द पीपल ऑफ फर्स्ट स्टेट, द पीपल ऑफ सेकेंड स्टेट, दे वर रिच, they had resources, but they had privilege not to, which privilege, not to pay tax. समझ में आ गया कि क्लेर्जी जो थे, जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे, खूब रिच थे, उनके पास खूब रिसोर्सेज थे, क्योंकि वो चर्च से रिलेटेड थे. पैसे तो उनके पास थे, रिसोर्सेज उनके पास थे, बट they had the privilege of not paying any tax. उनको क्या privilege मिला हुआ था कि उन्हें उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा सकता था. इसी तरीके से those who came from second state, that is nobility, जो ये aristocrats थे, they also had this privilege. उनको भी ये privilege मिला था कि उन्हें भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, उनके ऊपर भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता था. तो what I am trying to tell you, these people of these two states, they had resources, but they were not asked to pay taxes. And who were asked to pay taxes, who were imposed taxes? Only the people of third state. और थर्ड स्टेट में तो कुछ रिच भी थे, लेकिन ज़्यादातर लोग कैसे थे, पुअर थे. सो टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन पुअर पीपल. ठीक है, तो अब देखो, जिसके पास कुछ है ही नहीं उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, तो आपको क्या लगता है, ही विल बी हैप्पी, ही वुड बी हैप्पी? नो, नेवर. हमारे पास एक तो पहले से कुछ नहीं है, और गवर्नमेंट हमसे कुछ मांगे, हमारे पास जो कुछ थोड़ा बहुत बचा भी है, अगर उसको भी हमसे गवर्नमेंट मांगे, तो डेफिनेटली आई विल नॉट, और एनी वन विल नॉट लाइक दैट गवर्नमेंट. यही फ्रांस में भी हुआ. व्हेन गवर्नमेंट started imposing taxes on the people of third state, people of third state revolted against the king Louis XVI, जो वहाँ का राजा था. अब बेटा मैं आपको बता दूँ कि किस प्रकार के टैक्स लगाए गए. तो देयर वर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस. वन, टाइद. ये कौन सा टैक्स था, ये वो टैक्स था जो चर्च के द्वारा लगाया जाता था थर्ड स्टेट के लोगों पर. ठीक है, तो इसमें टाइद का मतलब ही होता है 1/10. ठीक है, 10th पार्ट. तो इसमें क्या होता था, लोगों को, थर्ड स्टेट के लोगों को क्या करना पड़ता था, अपनी प्रोड्यूस का 1/10 पार्ट किसको देना पड़ता था, चर्च को देना पड़ता था. तो बेटा इसको ध्यान में रखना. इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम कि what do you mean by tithe? What do you mean by tithe? So this was a tax which was levied or imposed by church on the people of third state, under which the people of third state had to pay 1/10 of their produce. Is that clear? Okay. Now we'll see tele. Next tax. The name of the next tax was tele. Actually, this tax was imposed by, directly it was imposed by state, that means the government, the king. ठीक है, तो this tax
was to be paid directly, had to be paid directly to the government, to the state. So these two taxes were imposed on the people of the third states, which did not have sufficient resources. resources का मतलब बेटा यहाँ पर है मनी से, वेल्थ से। तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि टैक्स उसके ऊपर लगाया गया जिनके पास पैसा था ही नहीं, जिसके पास रिसोर्स था ही नहीं, और जिनके पास था उनके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं लगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर कि गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वाज वाइडनिंग। जो गरीब और अमीर के बीच में गल्फ था, जो गैप था, वो बढ़ता ही जा रहा था। और अगर इस तरीके की सिचुएशन किसी भी देश में होती है तो वहाँ पर डेफिनेटली केओस होगा, वहाँ पर रिवोल्ट होगा, और यही फ्रांस में भी हुआ। तो अभी आपको मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था कि लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सब चीज़ें फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुई, लेकिन शुरू में तो क्या हुआ, लोगों के सामने जो परेशानी थी, उनकी जो सफरिंग थी, पीपल स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट दैट। तो बेटा टुडे आई वाइंड अप हियर ओनली। नेक्स्ट टॉपिक आई विल एक्सप्लेन इन माई नेक्स्ट लेक्चर। इफ़ यू लाइक माई दिस वीडियो, अगर आपको मेरा एक वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड यू हैव टू लाइक इट। आपको लाइक वाला भी प्रेस करना है, आपको लाइक करना है मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और आपके जानकारी में जो लोग हैं उनसे आप शेयर भी करें, और इस तरीके से मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक पहुंचता रहे। इसके लिए आपको क्या करना है, जो बेल आइकॉन है उसको आपको क्या करना है, प्रेस कर देना है, ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास जाते रहें। थैंक यू।